हे गाइस, स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन। सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है, फुल टेस्ट है। जूलॉजी में क्या क्या आया है समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को छांटना है। किसके बारे में छांटना है? ऑर्थोपोड्स के बारे में। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑर्थोपोड की सबसे पहले सारी जो भी पॉपुलैरिटीज़ होती है उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ हम देखते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलो, हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें ऑर्गन लेवल का, सिमेट्री होती है इनकी बाइलेटरल, जर्म लेयर जो होते हैं तीनों से मिलके बनते हैं, सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोमेट होते हैं यहाँ पे, हैबिटेट इनका कैसा रहता है, कहीं भी रहते हैं, डाइजेशन कंप्लीट तरह का मिलता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को छांटना है। दे आर ट्रू सीलोमेट और नॉट। तो देखो ध्यान से, ट्रू सीलोमेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो यार जो ट्रू सीलोमेट वाली बात है अपने को समझ में आना चाहिए कि इनमें सीलो होती है कि नहीं। तो ये जैसे ध्यान से देखो इसको, इसमें सीलोमेट ट्रू सीलोमेट ये होते हैं। ठीक है, फिर देखो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्या? नहीं। ये देखो यहाँ पे एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सर्कुलेशन किस टाइप का मिलता है इसमें? क्लोज टाइप का। जबकि आप यहाँ से यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है इसमें क्या? इसमें देखो ध्यान से, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो आंसर अपने को पहला वाला सही लग रहा है। 152 पे जाते हैं। 152 में सेम चीज़ है, बस यहाँ पे अपने को इनकरेक्ट छांटना है। ठीक है, तो फाइसेलिया मिनेंड्रा है। सबसे पहले इनके देखो ये है क्या, कौन सी फाइलम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वाला जाता गया अपने को लग रहा है ये अपने पास सीलेंट्रेटा है। लिमुलस जीवित जीवाश्म में याद आ रहा हो तो ये आर्थ्रोपोड्स है। पाइला यूनियो ये अपने पास मोलस्का वाले हैं। नेरिस फेरिथमा ये अपने पास केचुआ में आता है, वो लोग एनिलिडा आता है, ये अपने पास एनिलिडा वाले। तो यहाँ पे देखो फाइसेलिया और सिलेंट्रेटा इनमें न्यूरोलास्ट में रहती है, तो ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है। लेमुलस भी जॉइंट अपेंडेज होते हैं आर्थ्रोपोड्स में। पाइला और यूनियो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये काइटिनियस ना होते, ये कैसे होते हैं, कैलकेरियस होते हैं। का जो एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, कैलकेरियस होता है। डोर्सल नर्व कोड ना होते, वेंट्रल नर्व कोड होती है इनके पास, है ना। और पेंटल होती है, गैंग्लिया रिलेटेड होती है, गैंग्लिया अपने दोनों साइड जाते हैं, और वेंट्रल होते हैं अपने पास। तो यहाँ पे अपने को देखो बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड। ठीक है, ऐसे हो जाते अनसेगमेंटेड होते हैं। बेसकते इसमें मिलता है क्या है, एक हाफ पर देखने को मिलता है लाइक स्नेल। ठीक है, तो ये 152 का अपने पास सी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। चूज द फीचर विथ कॉमन, स्क्विरल, फिजन और क्रोकोडाइल। तीनों में क्या सेम है? क्या ये तीनों में कार्टिलेजलेस होता है क्या? नहीं, कार्टिलेज स्केलेटन अपने को किसी में भी नहीं देखने को मिलता। होम्योथर्मस तीनों ही हैं, पर कुछ जो है होम्योथर्मस नहीं होते हैं। दोनों में कितने चेम्बर वाला हार्ट मिलता है अपने पास? 153 में देखोगे तो इसमें तीन सब में अपने को 4 चेम्बर हार्ट मिलता है, जबकि क्रोकोडाइल एक तरह का एक एक्सेप्शन है अपने पास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना सी। 153 में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए स्टाइल का क्वेश्चन है, जो कि इस साल इस तरह के आने की संभावना अपन देखते चल रहे हैं। तो 154 देखते हैं, ये क्या है बेटा, स्टारफिश है, पेट्रोमाइजन दे दिया, पसट तो उनने एक एग्जाम्पल दे दिया और एग्जाम्पल के साथ उसकी फ़ोटो दे दी। अब पूछा गया है तुमसे इनके फीचर्स के हिसाब से इनकरेक्ट तो स्टेटमेंट अपने को बता रहा है। तो 154 में देखो यहाँ पर ए क्या है अपना, स्टारफिश। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम,
बिल्कुल सही है, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है इनमें, इस तरह से वाटर करंट घूमता है। shows a retrogressive metamorphosis। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं, ये फॉरवर्ड मेटामॉर्फोसिस अपने को देखने को मिलता है बैक्टेरोमाइजोन में। नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ द लार्वा, ये सही है, ये भी सही है। तो आंसर अपने को बी जाए 154 का बी। 155 में आते हैं। अब यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है, ये भी एक नया स्टाइल का क्वेश्चन है कि अपने को नाम कुछ अलग दे दिया है। ठीक है, नाम दे दिया है वाइट फाइबर्स, ठीक है, येलो फाइबर्स। तो इनके कॉमन नेम के हिसाब से इनके एक्चुअल नाम क्या होता है? वाइट फाइबर्स को तो हम बोलते हैं कोलेजन, येलो फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिन। और क्लास में हमने पढ़ा है जितना ज़्यादा कोलेजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इलास्टिन होगा और उतना ज़्यादा अपने को क्या मिलेगा? उतना ज़्यादा अपने को लूजनेस ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जो वाइट फाइबर्स जो होते हैं, ये कोलेजन डेंसिटी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रेगुलर और इरेगुलर के हिसाब से इसको हम डेंस में बांट सकते हैं। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके? कोलेजन फाइबर्स के हिसाब से, प्रेजेंट इन द रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स। एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करते हैं? मसल टू बोन को जोड़ते हैं, लिगामेंट बोन टू अदर पार्ट जोड़ते हैं। डेंस इरेगुलर में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देखो, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि सिर्फ कोलेजन के हिसाब से ही इनको रेगुलर और इरेगुलर के पैटर्न पे बांटा है। तो आंसर हो जाएगा अपना बी। अब ध्यान से देखो, फीमेल कॉकरोच बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग स्केलेट इज बोथ से फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द ब्रूड जेनिटल पाउच। तो वो अपने क्लास वाला डायग्राम याद करो जो बोर्ड से बनाता है, याद आ रहा है? इस पर ने लिखा था ये 7th होता है सर, ये अपना 8th होता है सर, ये अपना 9th होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है इसकी? 7th की हो जाती है। तो देखो जैसे से इट कंटेस्ट 10 सेगमेंट इन फीमेल। 7th कैसा होता है? बोर्ड शेप्ड होता है। 8th 9th स्टर्ना फॉर्म अ ब्रॉड जेनिटल पाउट। इट कंटेंस फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलेट्रल है। ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर अपने को बी मिल जाएगा। 157 में देखो, सेलेक्ट अपॉन द विच आर नॉट ट्रू टू द बायोलॉजिकल फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन्स ऑफ द आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बनता किससे है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को, ये क्या ऐसे बनता है अपने पास? काइटिन। और ये अपने पास है क्या ऐसा स्ट्रक्चर है? C4 काइटिन, C4 कार्बोहाइड्रेट। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट है समझो। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ द एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन सीन इन द एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल। अब यहाँ ये पूछ रहा है जो कि आर्थ्रोपोड से कि इससे मिलता जुलता नहीं है। तो 157 में देखोगे ध्यान से, क्या ये ब्रांच मॉलिक्यूल है? क्या है ये ब्रांच मॉलिक्यूल? नहीं, तो इसका आंसर अपने को सी हो जाएगा, 157 का सी। 158 में आते हैं, सुक्रोज और इनुलिन दोनों में क्या होता है? सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? सुक्रोज मिलता है अपना फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, जबकि ये अपना इनुलिन क्या है? इनुलिन जो होता है फ्रक्टोज की मोनोमर यूनिट का एक पॉलीमर होता है। तो दोनों में अपन आंसर देखोगे फ्रक्टोज सेम हो रहा है, तो फ्रक्टोज आंसर हो जाएगा 158 का बी आंसर। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। तो इसके लिए मैं एक टेबल दे रहा हूँ तुमको, जिससे सारे क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएंगे तुम्हारे। तो बता ऐसे क्या पूछा गया है कि ये रिएक्शन ये सक्सेनेट फ्यूमेट में जा रहा है और ये किस तरह का एक केएम और बीएमएक्स पे इफेक्ट पड़ता है यदि इसमें सक्सेनेट डिहाइड्रेट के बीच में कोई सा एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि रिवर्सिबल टाइप का है, यदि वो आ जाता है। यदि ये रिवर्सिबल टाइप का यदि ये आ जाता है तो सब पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसके लिए हम कॉमन टेबल देखते हैं। टाइप ऑफ इनहिबिशन में देखो, यदि बीएमएक्स अपने को दिया है नॉर्मल
और Km की वैल्यू जो है इंक्रीज दी है, तब ये कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव टाइप का। अब यहाँ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये जो BMX है नॉर्मल हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, समझ लो, नॉर्मल हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है। यदि ये रिवर्सिबल है तो ये नॉर्मल रहेगा, ये इंक्रीज सबसे में बढ़ जाएगा। वहीं ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन टाइप का है तो BMX कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, Km वैल्यू कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। वहीं पर मिक्स इनिबिशन टाइप का है तो लो हो जाएगा BMX, Km वैल्यू कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इन मीन्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, ये लो हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि अपना BMX Km की वैल्यू भी बढ़ेगी, इनकी इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो आंसर हो जाएगा देखा B 159 का। 159 में देखोगे, सॉरी 159 में वापस से अपन लगाते हैं, 159 में देखते हैं, 159 में यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे BMX के साथ ये अपना Km वैल्यू कैसी रहेगी, ये Km वैल्यू है, ये BMX है, ठीक है। तो BMX तो कैसा रहेगा, अपना नॉर्मल रहेगा, मेजरमेंट्स रहेगा से। तो यहाँ पे अपना BMX पे आता है पहले, ये अपना ये जो BMX वाली वैल्यू है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी पहले के जैसे, और Km वाली वैल्यू जो होगी तो वो बढ़ी हुई मिलेगी अपना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना ए 159 में ये आंसर। तो ये टेबल सॉर्ट कर लेना, सब याद हो जाएगा। वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा तो BMX नॉर्मल रहेगा, Km इंक्रीज हो जाएगा। अनकॉम्पिटिटिव टाइप का रहेगा तो लो, दोनों वैल्यू लो हो जाएंगी। मिक्स रहेगा तो एक लो और एक हाई हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में रहेगा तो एक BMX कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, Km वैल्यू कैसे हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 160 में आता है, तो ये सीधा NCERT की उठाई हुई पिक्चर है, देख ही लेते हैं। तो देखो जहाँ से R ग्रुप है जिसमें एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसमें, सेरीन में। तो आंसर इसका 160 का C आंसर हो जाएगा। 161 में देखो यहाँ पर ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में पूछा गया। डायस्टोल एक कैसी स्टेज होती है जिसमें क्या होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहा होता है। तो ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, इट इज़ द रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल चेम्बर्स ऑफ हार्ट व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, blood from pulmonary veins and vena cava flows into left and right ventricles respectively through left and right atria. Similar valves are closed at this stage. यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा, 161 का B आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी बहुत होता है क्योंकि NCERT में सिर्फ इसको समझाया गया है रेस्पिरेटरी कंट्रोल को, इसका कोई डायग्राम। तो सबसे पहले अपन इसको समझ ही लेते हैं। तो पोन्स के पास मेन होता है अपने पास एक अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और NCERT कहती है अपने पास होता है एक RRC, साथ में अपने पास होता है KMO सेंटर। तो ध्यान से समझो कि जब भी ब्लड का pH गिरता है या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इन दी मीन्स HI कंसंट्रेशन यदि बढ़ रहा है, तीनों स्थिति समझो ध्यान से। क्या क्या बोला मैं, फर्स्ट यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, HI का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और pH लगातार लो होता जा रहा है, इस स्थिति को सेंस करने के लिए अपने पास क्या होता है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर मैसेज देते हैं अपने को रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल को। देन रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल को कंट्रोल करने वाला कौन है अपने पास, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब यहाँ ये पूछा गया है कि नर्व इम्पल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर स्टिमुलेट। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से यदि सिग्नल गया नर्व द्वारा तो किसको कंट्रोल करेगा, तो ध्यान से देखो ये सिग्नल आता है डोर्सल ग्रुप और रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी पार्ट है इसलिए डोर्सल वाला पार्ट आएगा। तो ये अपना अफेक्ट करता है डायफ्राम को, ठीक है, इसको अफेक्ट करेगा डायफ्राम को। किसको अफेक्ट करेगा, डायफ्राम को।
अब यहाँ बात हो गई, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भी कर रहा है, पर हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इन दी इन दी इन दी रेस्पिरेटरी कंट्रोल और हाइपोक्सिक स्टेट, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कैसा होता है, शॉर्ट हो जाता है। और हमको पता है इंस्पिरेशन में EICM और डायफ्राम दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ किसकी बात कर रही है, यहाँ एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पे इंस्पिरेशन होता तो ये वाला भी ऑप्शन अपना सही हो जाता, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसका आंसर सी हो जाएगा। 162 का सी आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये सेम कंडीशन है, इवोल्यूशन की इवेंट है। सारे फर्स्ट पैराग्राफ से यूनिवर्स इज वास्ट, अर्थ इज ऑलमोस्ट स्पीक, सही बात है। गैलेक्सीज कट्टे, स्टार क्लाउड्स एंड गैस एंड डस्ट, एडिटेटिव स्टेट में यही था। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एज शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ लाइफ फॉर्म, जो अपन पैलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं उसमें। तो इसका आंसर सारे ही सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। 163 का डी आंसर। रिफ्स मूव्स आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू, अब इसको देखो ध्यान से, योगा क्या है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एयर ने क्या लेगी, एयर एंट्री लेगी, रिफ्स मूव करेंगे, क्या ये पीछे तरफ पुल कर पाएगा, क्या समझ रहे हो, ऐसे देखो होगा क्या, जैसे ही एयर अंदर आती है तो ये आगे रिफ्स आगे फॉरवर्ड होती है, और ये पीछे क्या रहता है, स्पाइन रहता है, ये अपना मूव नहीं करता। तो डायरेक्शन कैसे हो जाती है, AP, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा अपना AP सुपीरियर इंफीरियर, समझ रहे ध्यान से। ये अपना क्या हो जाएगा AP एक्सिस, ठीक है, ये अपना कैसा हो जाएगा AP एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज इन द इंटरकोस्टल डायमीटर, और यहाँ पर क्या होता है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस बढ़ता है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होगा क्योंकि एयर पुल हुई है अंदर, और एयर पुल होने के कारण क्या हुआ है, बहुत सारा जो एयर वाला पार्ट जो है इसके कारण इंस्पिरेशन के कारण लंग्स में एयर पहुंची अपनी। तो ये किस कारण से हुआ, आंसर अपने को मिल जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यदि इसमें डायफ्राम भी होता तो डायफ्राम भी आंसर सही होता। 164 का ये। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, फोर्स इंस्पिरेशन के बावजूद मैक्सिमम लिमिट जो ले सकता है उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सप्रेशन और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, क्योंकि कंबाइंड कैपेसिटी होती है ERB, TV और IRB। ठीक है, ERB मीन्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है 3500 to 4500, तो इसका आंसर अपने हिसाब से B हो जाएगा। 166 में आता है, इन कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट टंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट टंग। देखते ध्यान से, टंग में क्या होता है, ये आइबोफेरेंक्स आता है, ठीक है, टंग में क्या आ जाएगा अपना आइबोफेरेंक्स वाला पार्ट। माउथ पार्ट में क्या आते हैं, लेब्रम आ जाएंगे, 2 मैंडिबल्स आती है, 2 मैक्सिला आती है, हाइपोफेरिंक्स टंग वाला पार्ट होता है, लेबियम लोअर लिप होता है। ऑल ऑफ द हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज एक्सेप्ट, कौन कौन से जो है जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं, कुछ को छोड़ के। तो ग्लूकागोन भी ग्लूकोज बढ़ाता है, कॉर्टिसोल भी बढ़ाता है, फिर इपिनेफ्रिन भी बढ़ाता है। इंसुलिन ही है जो ब्लड ग्लूकोज को कैसा करता है, कम करता है। ये देखते हैं, ऑन एक्ट ऑन हेपेटोसाइट and adipocyte to enhance cellular glucose uptake utilization. So glucose from blood rapidly moves hepatocyte and the adipocyte, ठीक है, तो ये आंसर अपना इंसुलिन हो जाएगा। 168 में आते हैं, रिमूवल ऑफ द बेस ग्लैंड, पार्ट ऑफ द ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द
तो ये बताओ वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता कौन सा पार्ट है? ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये अपनी एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड की क्या होते हैं, इसको काटोगे तो इसकी कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुलरी पार्ट। कॉर्टेक्स का 3 पार्ट होता है अपने पास। तो जोना फेसिकुलेटा वाला जो पार्ट है, जहाँ से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं अपने, वो जो है इसको कंट्रोल करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड यदि हटा देते हैं हम, तो बॉडी में जो वाटर बैलेंस कैसा हो जाएगा, अनइक्वल यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखने को मिलता है। 169 में आते हैं, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ द GFR। GFR को कंट्रोल कौन करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये रेनिन नाम का कुछ नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, रेनिन होता है और एंजियोटेंसिन 1 होता है। तो आंसर इसका 3rd हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टिक सिकलिस से या ऑटोइम्यून, ये या अपनी इम्यून डिसऑर्डर से होती है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलती है। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में यदि बच्चा हो गया, स्वाभाविक सी बात है, तो वो तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन तब तक मदर क्या करती है, मदर उसके खिलाफ क्या ऑलरेडी एंटीबॉडी बना लेती है। यदि सेकंड बेबी यदि हुआ, तो उससे बचने के लिए हम क्या करता है, शुरू में ही है ना उसको NTRA से NTD का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवर। क्या लगाना है इसको, पर इसको अपने को NTRA का एंटीबॉडी लगता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है, ये ग्राफ जो देखोगे यहाँ पे, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, ये पार्शियल प्रेशर है। तो हीमोग्लोबिन का जुड़ना स्वाभाविक सी बात है, ये जब इधर जाएगा ग्राफ, तो यहाँ पर O2 की अनलोडिंग होती है। तो यहाँ जो ग्राफ जाएगा, यहाँ पर O2 की लोडिंग होती है। तो यहाँ लोडिंग की बात की गई है। तो लोडिंग जो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा 171 का बी आंसर। 172 में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से समझना, काउंटर कनेक्टिव रिवाइज हो जाएगा। ये डिसेंडिंग लिम्ब में, ये असेंडिंग लिम्ब में। यहाँ पर देखो धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी कैसी होती जा रही है। यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कैसी होती जा रही है बेटा, यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो, ये यहाँ पर देखो, ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर कैसी होती जा रही है, ऑस्मोलैरिटी घटती जा रही है। अब अपने को पता है ये वाला जो डिसेंडिंग पार्ट है किसके लिए परमेबल है और किसके लिए परमेबल नहीं है। फिर ये असेंडिंग पार्ट है जो किसके लिए परमेबल है, किसके लिए परमेबल नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, ये जो पार्ट है सिर्फ सॉल्ट को जाना देगा, और सॉल्ट जो है यहाँ से मूव हो जाता है कि इसमें वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट, यहाँ पर वाटर जो है मूव हो जाता है वासा रेक्टा के असेंडिंग पार्ट में, पर गया कहाँ से, डिसेंडिंग पार्ट से। तो यही इसमें पूछा गया है बेटा, यहाँ ये इसमें पूछा गया है कि वाटर कहाँ से मूव करता है। तो 172 का बी आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को देखना है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड टू यूरिया इन द किडनी। 173 में देखेंगे तो आंसर इसका पहला ही सही हो गया, बाकी के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 174 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड बाय डिस्क्राइबिंग ह्यूमन वर्टिब्रा। तो थोड़े से बट अपने देखा है वर्टिब्रल फार्मूला कौन सा होता है, C7 होता है, T होता है, L होता है, सीपोसेक्रम होता है अपने पास, है ना। तो पर ये कॉक्सल वर्ड तो कभी सुना ही नहीं, तो 174 का सी आंसर हो जाएगा। तो इसको देखो ध्यान से, वो 4 चीज़ें जो अपने को हमेशा याद रखनी, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैसे हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जोन डिसअपियर हो जाता है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर घट जाता है, लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीज हो जाता है, और ए बैंड में सेम होता है। तो ए प्रोटीन रिप्रेजेंट इन दिस थिन प्लांट, A4 अकेला याद आ रहा है, A4 अकेला, A4 थिन। एज जोन में क्या होता है, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो एज जोन जो मैं बना रहा हूँ, एज जोन में कौन से फाइबर्स हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर ओनली वो थिक और थिन फाइबर है क्या, यहाँ पर अपने को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ थिक फाइबर है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पर ये सिर्फ जो रेड वाला जो दिख रहा है ना अपने को, ये थिक फाइबर है, थिन फाइबर नहीं है। सेम यहाँ पे देखोगे, हाई बायोमोलेक्यूलर कंटेंट्स गिव्स रेडिश अपीयरेंस ऑफ द रेड मसल, बिल्कुल सही बात है। मायोसिन हैड बाइंडिंग द कैल्शियम इन द एक्टिन, तो यहाँ पर
175 में देखोगे तो 175 का जो आंसर हो जाएगा अपना, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत हो गया, थर्ड सही हो, फोर्थ अपना गलत हो गया। तो आंसर इसका अपने वो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट। कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ये पूछा गया है। तो अपने को पता है माइस ज़्यादा यूज होता है। ये सब बाकी का तुमको और जाके के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कोई इतना खास क्वेश्चन था नहीं। डायरेक्ट मेथड कौन सी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कौन सी नहीं है, यहाँ पर प्लाज्मिड द्वारा हम वापस से इसमें डालते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में जब कोई से ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल, यदि प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं तो वो वैसा नहीं होता है। 178 में आता है। 178 का क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट इज लाइकली कवर होता है रिलीज डिस्टेंस, सही है। एरी पीस ऑफ द डीएनए में लिंक टू ओराई, ओराई से कुछ भी आप जोड़ोगे तो रेप्लिकेट कर जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है क्या है, एक प्लस पार्टिकल प्लस पार्ट होता है, एक यहाँ पे नेगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो स्वाभाविक सी बात है, जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे इसको लीस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और बाकी का जो पार्ट है यहाँ से बेंड जो है यहाँ पर बढ़ता हो जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। आंसर दोनों ही सही है इसके, सॉरी स्टेटमेंट 178 का सी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ये तो अपने बचपन में ही रटा था। क्राई 1AC कॉटन बॉल वॉर्म्स होता है, क्राई 2A भी जो है अपने पास कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म होता है। तो आंसर अपने को 179 का सी लगा देंगे। कौन सा मानव जो है अपने पैर जो अपने शरीर को ढकने वाला काम करता था, फैशन तो थोड़ा फैशन या इस एग्जैक्टली इज राइट वर्ड नहीं है फैशन, या फैशन से इन द सेंस है कि वो कुछ पहनता था, अपने शरीर को ढकने का काम करता था, है ना। तो ये आसपास अपने को 180 का डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने की दिक्कत है, एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल उतना अच्छे एक्सप्लेन नहीं किया है। लाइट और डार्क जो कलर ऑयस्टर होते हैं जो कैमोफ्लेज हो जाते हैं, अब यहाँ होता क्या है, समुद्र में जब ये पर्ल ऑयस्टर जो अंदर रहते हैं, जो मीडियम क्वालिटी वाले जो होते हैं वो तो उनको प्रेडेटर खा जाता है, ठीक है। जो पर्ल जो बनते हैं ना वो मीडियम क्वालिटी वाले खा जाता है, लेकिन जो छुप जाते हैं और जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ जो आता है पॉइंटेड पीक दोनों के लिए आता है। तो लाइट और डार्क वाले जो है वो बच जाते हैं, जबकि क्या होता है मीडियम वाले क्या हो जाते हैं, उनको खा जाता है, कौन, प्रेडेटर निपटा देते हैं। तो इस तरह का जब डबल पीक अपने को मिलता है, जब डबल पॉपुलेशन पीक पे आती है तो डिसरप्टिव टाइप का अपने को सिलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम सारा ही रिवाइज कर लेते हैं एनालॉगस वाला पार्ट। और कौन सा है, आंसर तो अपने को क्लियर है, सर अपने को बिल्कुल क्लियर है कि ये थोड़ा बोगनविलिया टेंडस और कुकुरबिटा जो इसके एग्जाम्पल नहीं है, पर इस एनालॉगस वाले पार्ट पे, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आंसर अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। तो एनालॉगस पार्ट पे अपने को साथ में कौन सा वाला एवोल्यूशन देखने को मिलता है, C4 कन्वर्जन टाइप का एवोल्यूशन। तो 182 का आंसर सी हो जाएगा। तो मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये डायग्राम अपने को देखो ध्यान से क्या हो रहा था। फिर टेम्परेचर कौन कितना उपयोग किया था, दे मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4NH3 वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। 184 में देखो कौन कौन से वेरियर की बात कर रहे हैं और क्या क्या दिया गया है, ठीक है। फिजिकल वेरियर क्या है, फिजिकल वेरियर म्यूकोस कोटिंग टेस्टाइनल, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर देखो यहाँ से फिजियोलॉजिकल वेरियर क्या है, फ्लूइड आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर थर्ड में देखोगे यहाँ पर सेलुलर, ये सेल आ जाएंगे अपने साइटोकाइन्स में, क्या आ जाएंगे अपने पास, इन्फेक्टेड सेल्स आ जाएंगे। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर फाउंड इन दी IgG। तो एनसीईआरटी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो डायग्राम दिया है ना, वो इस तरह का है, दो आरा वाला डायग्राम है अपने पास। तो इस पर साइट कितनी है, अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है, 1, ये अपना 1, आप एक बार देखो ध्यान से, ये अपना 1 में जाएगा और ये अपना 2 जाएगा,
1 हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 185 में देखोगे 185 का आंसर 2 हो जाएगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद गिवन केमिकल स्ट्रक्चर, इसको तो सबने पहचान लिया होगा। याद है बेटा, ध्यान से रिकॉल करोगे तो मैंने एक टेबल बनवाई थी इनको याद रखने के लिए। जब मैंने मॉर्फिन बोला था तो उसके नीचे लिखा था बहुत सारी रिंग, याद आ रहा है, बहुत सारी रिंग। और जब एक यदि मॉर्फिन के अलावा पोपी लिखवाया था तो उसमें सिंगल रिंग थी। एल्ब्रोइड की अपने को ऐसा कुछ डायग्राम अपने बोर्ड इसमें एनसीईआरटी में दिया है। तो मल्टीपल रिंग्स हैं तो स्वाभाविक से अपने को समझ में आना चाहिए ये क्या है, एक मॉर्फिन है, पॉपी प्लांट है ना। तो इसको पहचानने में तुमको कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया सॉरी। तो देखो 186 का आंसर, 186 का आंसर डी हो जाएगा। जबकि इसका CNS और CVS वाले एक्सेप्टर अपने को दूसरे पार्ट में देखने को मिलते हैं। 186 का डी आंसर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनालॉगस ऑर्गन, वापस से सेम क्वेश्चन है। तो एनालॉजी मतलब क्या होता है, होमोलॉजी मतलब क्या होता है। एनालॉजी मतलब क्या होता है 187 में देखो यहाँ पर दे फॉलो सेम और डेवलपमेंट स्टेज और डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज, तो ये डिफरेंट होना चाहिए था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से लगा दोगे। देखो यहाँ से एडिपोज टिश्यू अपने को कहाँ मिलेंगे, पेट स्टोरेज टिश्यू होता है, स्टेटिफाइड एपिथेलियम अपने को स्किन में मिलेंगे, आईलाइन कार्टिलेज अपने को रोज में मिलेगी। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अपने पास क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अपने पास ब्लड है। तो 188 का आंसर ये हो जाएगा। Each of the following lymphatic tissue provide microorganism to maturation of T lymphocyte। तो देखो इसको ध्यान से समझिए। तो बोन मैरो में T लिम्फोसाइट भी बनती है, B लिम्फोसाइट भी बनती है, पर T वाली क्या कर जाती है बेटा, T वाली जो है वो माइग्रेट कर जाती है। T वाली क्या कर जाती है, यहाँ से माइग्रेट कर जाती है और थाइमस में रह के क्या करती है, डेवलप होती है। जबकि B वाली लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चली जाती है। जबकि T वाली यहाँ पे पहले मैच्योर होती है, देन उसके बाद क्या क्या होता है, इसका स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे आंसर रखने को, यहाँ पे देखना बी आंसर लगा देंगे हम, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थाइमस लिखा हुआ है। 189 का बी आंसर। यूटरस इज एड, अब बोलोगे सर ये तो कोई एनसीईआरटी में ऐसी लाइन तो दी ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जैक्ट डायग्राम को कंसेप्ट बनाते हुए पूछा गया है। तो कौन देखते हैं, देखो बेटा ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, देख पा रहे हो तुम अच्छे से। ये है पीबिक सिम्पाइसिस की बोन, ये यूरिथ्रल पार्ट। अब यहाँ पे देखो यूटरस का है ब्लैडर के जस्ट अबव, ब्लैडर के जस्ट अबव। तो ये कहाँ पे अपना ब्लैडर के जस्ट ऊपर है, इसलिए इसमें आंसर थोड़ा सा बना गया। क्वेश्चन थोड़ा फ्रेमिंग अपने को थोड़ा सीखनी पड़ेगी। इसकी ये कहाँ पर बेटा, इसके ऊपर है, यूट्रस अपने ऊपर है, सुपीरियरली है। तो आंसर इसका 190 का बी हो जाएगा। 191 में आता है, 191 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को छांटना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है 191 में, देखो यहाँ पर ये जो मीजोमेट्रियम दिया है, यहाँ इसकी जगह क्या होना चाहिए, तो मायोमेट्रियम होता है। क्योंकि तेल लेयर क्या होती है अपने पास, एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और मायोमेट्रियम और पेरिनेट्रियम, जबकि यहाँ पर क्या है मीजोमेट्रियम। आंसर इसका डी हो जाएगा इनकरेक्ट। 192 में देखो 72 आवर्स पिल्स या इमरजेंसी पिल किस हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। 175 में देखो यहाँ पे प्रोजेस्टाजेंस लगा सकते हैं। प्रोजेस्टाजन और एजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ओरल ड्रग आती है। आईओडी लगा सकते हो, बशर्ते उस फैसिलिटी में सुविधा हो। आंसर अपने को 192 का डी लगाते हैं। अब ये थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है, क्या है, क्या पूछा गया। 193 में देखोगे तो यहाँ पे इनसाइड द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पार्ट एंड रीनल पार्ट। तो ये अंदर से घुसोगे, ये आइलम होगा, पेलिस होगा, कैलिक्स होगा, कॉलम ऑफ वर्टिनी है, पेपिला है। यहाँ पे पेपिला है, पेपिला के बाद एक कॉर्टेक्स है, ये मेडुलरी पार्ट है।
ये प्राण से। तो यहाँ पूछा गया है, फर्स्ट स्टूडेंट ने रहता बिल्कुल सही है, कैलेक्स से बटा रहता है। इनसाइड द किडनी कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन दी मेडुलरी प्राण। अब कॉर्टेक्स वाला पार्ट तो यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है, पर अंदर थोड़ी घुसता है, इसके रीनल वेलरिस में थोड़ी चला जाता है। पेलिस वाला पार्ट तो यहाँ है। यहाँ तो देखो, ये यदि एक ऐसी डिमार्केशन लाइन बनाएंगे तो नीचे क्या बन जाता है, मेडुला बन जाता है, ऊपर अपना कॉर्टेक्स बन जाता है। पर मेडुलरी पार्ट कभी पेल्विस में थोड़ी एक्सटेंड करता है ना। तो इसका आंसर इसलिए अपने को बी लगा देंगे। 193 का बी। 94 में आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिप करती क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिप। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड आते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का अपने को थर्ड लगा देंगे, बी का अपन फोर्थ लगा देंगे, सी का अपन फर्स्ट लगा देंगे, डी का अपन सेकंड लगा देंगे, और ई का हम फर्स्ट लगा देंगे। ई का हम, ये आपका इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 194 का आंसर अपने को यहाँ पर बी लगा देंगे, बी वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी जो है कंट्रासेप्टिव मेथड सिमिलर है, तो देखो ध्यान से, सहेली है और LNG-20 दोनों ही कैसी है, ओरल पिल है। लेवेनोजेस्ट्रल इमरजेंसी पिल है, 72 आवर्स के बीच में देना पड़ता है। LNG मीन्स लेवेनोजेस्ट्रल। सहेली जो होती है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, वीकली पिल होती है। 196 में आते हैं। 196 में देखोगे तो 196 में क्या है, 196 में डायग्राम दिया है, और डायग्राम देखो देख लेते हैं, आंसर अपने को एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो 196 का डी आंसर हो जाएगा, 196 का सॉरी ए आंसर हो जाएगा। कौन कौन से गलत अपने को दिया है, पहचानना है अपने को। 197 में हिंज जॉइंट जो होता है कार्पल और मेटाकार्पल में होता है, पर यहाँ पर तो सैडल जॉइंट होना चाहिए, तो आंसर अपने को 197 का डी हो जाएगा। 198 में देखोगे बीमारियाँ कौन कौन सी दी हैं, आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन जॉइंट होता है, सही है। गाउट इज इन्फ्लामेशन जॉइंट टू एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड, नहीं, यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण होना चाहिए, तो 198 का बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एसिड अमीनो एसिड, कौन कौन से एसिडिक अमीनो एसिड बताओ। यहाँ पे दिया है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आंसर डी सही हो जाएगा। पेरिप्लिनेटा अमेरिका के बाद अमेरिका ना यानी कॉकरोच के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, तो 200 में देखोगे लास्ट क्वेश्चन है। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सुप नहीं होगा यहाँ पर, क्या होना चाहिए था, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है, यदि इसको आप कट भी कर देते तो भी कॉकरोच कैसा होता है, 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो हिंदी है, बढ़िया पेपर रहा होगा,